बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। पिछले टॉपिक्स में हमने गैसेस एक्सचेंज इन मैन पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से एयर या हवा जो है वो एंटर होती है आपकी बॉडी के अंदर और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए से हवा गुजरती हुई आपके लंग्स तक पहुंचती है। तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आपको बताया गया था कि नोज़ या नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से हवा एयर जो है आपकी बॉडी के अंदर इन होती है, बॉडी के अंदर जाती है और वहाँ से होती हुई वो लैरिंक्स और लैरिंक्स से फिर ट्रैकिया में आती है और ये ट्रैकिया जो है वो लंग्स के साथ अटैच होते हैं। तो आज हमने जो है जो टॉपिक पढ़ना है वो है लंग्स। लंग्स जिन्हें हम फेफड़े भी कहते हैं उर्दू में, इनके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि आपके समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि हमने उन लंग्स के बारे में जो है वो मेन पॉइंट्स क्या क्या याद करने हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लंग्स जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर दो लंग्स प्रेजेंट हैं। लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी या रिब केज। अब लंग्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लंग्स कहाँ मौजूद होते हैं, लोकेशन लंग्स की कहाँ है। लंग्स आपके जहाँ रिब केज, जहाँ पसलियाँ होती हैं, पसलियों के अंदर जो है वो ये फेफड़े या लंग्स जो है वो मौजूद होते हैं। फिर रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। ये टर्म्स ऐसी हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होंगी इसमें जब आप लंग्स का टॉपिक पढ़ेंगे या जब आप रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? इंटरकोस्टल मसल्स ऐसे मसल्स को कहा जाता है जो कि रिब्स के साथ मौजूद होते हैं। रिब्स के ऊपर जो मसल्स मौजूद होते हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। फिर एक और टर्म है डायाफ्राम, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे डायाफ्राम कहा जाता है। उसके बाद आपको जैसे ऊपर बताया कि लंग्स दो होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। एक को लेफ्ट लंग कहा जाता है और दूसरे को राइट लंग कहा जाता है। जो लेफ्ट लंग होता है, जो उल्टे साइड पे जो लंग या फेफड़ा मौजूद होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है, यानी कुछ राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है और इसके टू लोब्स होते हैं, दो लोब्स की शक्ल में ये मौजूद होता है। और राइट लंग जो है वो बिगर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, यानी लेफ्ट लंग के मुकाबले में जो राइट वाला लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड इट हैज़ थ्री लोब्स, और इसके जो लोब्स हैं यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बना हुआ होता है कि आपको इसमें जो है वो तीन उभार से नजर आते हैं। उसके बाद है प्लूरल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि उस ऑर्गन की प्रोटेक्शन करे और उस ऑर्गन का फंक्शन जो है वो फ्रिक्शन लेस हो, या यानी उसमें जो है वो ऐसी कोई रगड़ मौजूद ना हो कि उसकी वजह से वो ऑर्गन खराब हो जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब मेम्ब्रेन्स जो हैं, ईच लंग इनक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन। हर एक फेफड़ा जो होता है, एक लंग जो होता है, उसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, यानी वो डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर प्लूरल, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के उन्होंने नाम दे दिए हैं। एक को वो कह रहे हैं आउटर प्लूरल और एक को कह रहे हैं इनर प्लूरल। मेम्ब्रेन का उन्होंने एक नाम दिया है प्लूरल और एक मेम्ब्रेन को कह रहे हैं वो आउटर प्लूरल और एक को कह रहे हैं इनर प्लूरल। आउटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि बैरूनी जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाली जो झिल्ली है उसे वो आउटर प्लूरल कह रहे हैं और जो अंदर वाली है उसे वो इनर प्लूरल कह रहे हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, इस डायग्राम में इस लंग्स के साइड पर जो मेम्ब्रेन मौजूद है, जो झिल्ली मौजूद है, उसको उन्होंने थोड़ा सा इनलार्ज करके शो किया हुआ है। और ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रही है ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रही है वो आपकी जो है वो क्या है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कोई माया सा प्रेजेंट होता है जिसे वो फ्लूइड कह रहे हैं। बिटवीन इनर एंड आउटर प्लूरल देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड। इनर प्लूरल और आउटर प्लूरल के दरमियान में क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग। लंग्स का क्या फंक्शन होता है, लंग्स किस तरह से परफॉर्म करता है अपना काम, किस तरह से करता है लंग्स? कि लंग्स का काम ये होता है कि लंग्स सिकुड़ता है और फैलता है। जब लंग्स फैलता है और सिकुड़ता है तो उसके दरमियान में कुछ रगड़ टाइप की चीज़ पैदा हो जाती है, यानी वो रगड़ लगने से ऐसा हो सकता है कि जो उसकी बाहर वाली जो झिल्ली है
वो रप्चर हो जाए या वो टूट जाए या वो ख़राब हो जाए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा सिस्टम हर ऑर्गन के लिए बनाया हुआ है कि दरमियान में इसके इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड जो है वो भर दिया हुआ है। ये फ्लूइड जो है वो ये क्या करता है, जब भी लंग्स फैलना या सिकुड़ना शुरू करता है तो ये फ्लूइड इस आउटर आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको इनर वाली मेम्ब्रेन के साथ रगड़ लगने से बचा लेता है। दोनों आपस में टकराती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स सेफ रहता है। ये जो फेफड़ा है ये रप्चर नहीं होता, टूटता नहीं है या खराब नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके माइंड में अगर रहेंगे तो आपको लंग्स के बारे में समझने में या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझने में या फिर उसकी जो फंक्शन है कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है लंग, कैसे फंक्शन जो है वो लंग्स के किस तरह काम करता है लंग, वो समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। आप इन कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद होनी या उनके नाम पता होने या उनके फंक्शन पता होने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि एक इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये आगे जब आप पढ़ेंगे मज़ीद आगे तो आपको इनके बारे में जो है वो मज़ीद डिटेल में बताया जाएगा। डायाफ्राम क्या होता है, फिर लेफ्ट लंग राइट लंग में के साइज़ में क्या फ़र्क है, और फिर मेम्ब्रेन्स जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की मेम्ब्रेन है, 2 किस्म की हैं, और उनके दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, उसका क्या फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया। इसको जब आप बार-बार 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप आगे हम पढ़ेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। लंग का जी तो हमने जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है कि लंग्स बाहर से किस तरह से होता है, उसके राइट लेफ्ट कैसे होते हैं, उनके मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हमने उस लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है कि अंदर से लंग्स किस तरह से नजर आता है। इंटरनली दे हैव ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स। अंदरूनी तौर पर लंग्स में ब्लड के कुछ वेसल्स यानी ब्लड की कुछ नालियां मौजूद होती हैं, खून की नालियां होती हैं, जिन्हें आप पल्मोनरी आर्टरी यानी और पल्मोनरी वेन्स भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ आर्टरीज जो कि आपकी बॉडी से आ रही होती हैं और कुछ आपकी बॉडी में खून लेकर जा रही होती हैं या खून वापस लेकर आ रही होती हैं। ये सारी आर्टरीज और वेन्स जो हैं या वेसल्स जो हैं वो ये ब्लड के अंदर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एल्वियोलाई, ये भी एक ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी में, लंग्स आर स्पंजी, स्पंज टाइप का जो होता है ना, लंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे कि स्पंज होता है। जैसे आप उसको जब प्रेस करते हैं या जब आप उसे दबाते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको नरम सा लगता है। इसी तरह से एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, लुक लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। जैसे ग्रेप्स के बंच होते हैं, ग्रेप्स के अंगूरों के गुच्छे टाइप के होते हैं, इस तरह से लंग्स में एल्वियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं। नजर आते हैं आपको एल्वियोलाई बिल्कुल ग्रेप्स के गुच्छों की तरह से या अंगूरों के गुच्छों की तरह। एल्वियोलाई अरेंजमेंट गिव लॉट ऑफ सरफेस एरिया। एल्वियोलाई किस तरह से नजर आते हैं आपको, ये आपको बंचेस ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर के गुच्छों की तरह से नजर आते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये एल्वियोलाई की डायग्राम है। ये अमूमन पेपर में बनाने के लिए भी आती होती है या इसको लेबल करने के लिए आती है ये। तो ये आपको कैसे नजर आ रही है, ऐसे जैसे बिल्कुल अंगूर के गुच्छे होते हैं, उस तरीके से इसकी शक्ल आपको नजर आ रही है। एल्वियोलाई अरेंजमेंट गिव लॉट सरफेस एरिया। एल्वियोलाई की अरेंजमेंट लंग्स के अंदर इस तरह से होती है कि वो लंग्स को ज़्यादा सरफेस एरिया देते हैं। एल्वियोलाई इनर सरफेस मॉइस्चर। एल्वियोलाई की जो अंदरूनी सरफेस होती है यानी अंदरूनी सतह जो होती है एल्वियोलाई की, ये कुछ जो है वो गीली टाइप की होती है, मॉइस्चर होता है इसके अंदर। जैसे कि आप इस पिक्चर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन एल्वियोलाई के ऊपर जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एयर ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आगे जाके कैपिलरीज में जो है वो डिवाइड हो रही हैं। ये आपको जो ब्लू कलर की लाइन इस पिक्चर में या इस डायग्राम में नज़र आ रही है, ये वेन्यूल्स हैं। वेन्स होती हैं वो आगे जाके बारीक बारीक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें वेन्यूल्स कहा जाता है। इसी तरह से आर्टरीज जो हैं जब वो एल्वियोलाई में आती हैं तो वो भी बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस में, बहुत बारीक बारीक शाखों में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि आर्ट्रियोल्स कहलाते हैं। तो ये आपको रेड कलर में आर्ट्रियोल्स शो की गई हैं और ये आपको ब्लू कलर में जो है वो वेन्यूल्स शो की गई हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है। और इसी डायग्राम में ये आपको एल्वियोलाई दिखाए गए हैं। अब आपको जो है वो
ये किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है किताब के अंदर जो है वो बताया गया है। द इनर सरफेस ऑफ द एल्विलाई हैज़ मॉइस्चर। जो एल्विलाई की जो अंदरूनी सतह होती है, यहाँ पर नमी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर होता है। वो नमी जो है वो बेसिकली हेल्प करती है, मदद करती है कि ऑक्सीजन यहाँ आकर जज्ब हो जाए। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन दिस मॉइस्चर एंड देन डिफ्यूजेस। ऑक्सीजन जो है वो इस नमी के अंदर, जो कि एल्विलाई की अंदर वाली जो सतह है उसमें मौजूद होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है एंड देन डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज इनटू द ब्लड, और फिर डिफ्यूज आउट हो जाती है इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और यहाँ से ये ब्लड में शामिल हो जाती है। Carbon dioxide diffuses in the opposite direction and it diffuses across the membrane of an alveolus and into the air present within the alveolus. Thus, the gas exchange occurs by diffusion across the thin membrane of an alveolus and a capillary. कि gases किस तरह से exchange होती हैं, ये बताया है कि when air enter from larynx to trachea, जब हवा जो है वो लैरिंक्स से ट्रैकिया में एंटर हो जाती है, एंड फ्रॉम ट्रैकिया टू लंग्स, और फिर ट्रैकिया से लंग्स में जाती है, तो एल्वियोलाई मॉइस्टन सरफेस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एल्वियोलाई जो है उसका जो सरफेस होता है, जो उसकी सतह होती है अंदर वाली, अंदरूनी तौर पर जो सतह है वो मॉइस्टन गीली होती है, और वो गीली सतह जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है, ऑक्सीजन जज्ब हो जाती है उसके अंदर, और डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है उसके साथ ही। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसी तरह से जो ऑक्सीजन तो एंटर हो रही है और जज्ब हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज आउट हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस वाली पिक्चर में आपको ये शो किया गया है कि एयर फ्लो, अंदर एयर जो है वो अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, और ये इसका रास्ता दिखाया गया है इन एंड आउट का, कि यहाँ से ऑक्सीजन ने इन होना है, इसके अंदर जो है वो एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन इन होगी, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो है ये डिफ्यूज आउट हो जाएगी, जो बाहर रेड ब्लड सेल्स बने हुए हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं एयर डिफ्यूजन के जरिए से उस ब्लड में शामिल हो जाएगी, और इसी तरह से ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस प्रोसेस के जरिए, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, डिफ्यूजन के अमल के जरिए से वापस इसमें एल्वियोलस में आ जाएगी और यहाँ से आउट हो जाएगी। तो ये एक गैसेस एक्सचेंज का तरीका है जिसके जरिए से लंग्स में एल्वियोलस के जरिए से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रेड ब्लड सेल्स से, या जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें से वापस बाहर की तरफ आती है, और कैसे ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर जाके जज्ब होकर डिफ्यूज हो जाती है, ब्लड के साथ शामिल हो जाती है। द लंग्स themselves neither draw in air nor push it out. लंग्स जो है ये ना तो एयर को इन करते हैं बॉडी के अंदर, और ना ही इनका फंक्शन ये है लंग्स का कि ये बॉडी में से हवा को बाहर निकालें। द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स इज अकम्प्लिश्ड बाय द डायाफ्राम। लंग्स के साथ जब हमने पीछे टॉपिक पढ़े थे कुछ, तो उसमें आपको कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया था, जिसमें मैंने आपको डायाफ्राम के बारे में एक्सप्लेन किया था, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी यहाँ से ज्वाइन किया है और उन्हें नहीं पता है कि डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, तो आप पिछली वाली वीडियोस में जाके इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे समझ सकते हैं। जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होगी तो ही आप जो है वो इसके सारे प्रोसेस को, इसके सारे अमल को, कि किस तरह से ये मैकेनिज्म हो रहा है, समझ सकेंगे। तो द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, लंग्स की जो एक्सपेंशन यानी जो लंग्स फैलते हैं, एंड कंट्रैक्शन और वो सुकड़ते हैं, वो किसके जरिए से होती है, वो डायाफ्राम के जरिए से होती है, एंड बाय इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल्स के जरिए से। इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स के साथ जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, और डायाफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे एक मस्कुलर पार्ट होता है जो कि डायाफ्राम कहलाता है। तो ये जब डायाफ्राम जो है
इसकी मूवमेंट जो जब होती है या एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है तो उसके ज़रिए से लंग्स में जो है वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो जाती है इस डायफ्राम के ज़रिए से। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है उसको हम अपने समझने के लिए दो फेसेस में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, और नंबर दूसरा प्रोसेस जो है वो है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इन दोनों प्रोसेस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं एक एक करके, और फिर उसके बाद हमें ये मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि किस तरह एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस ले सकता है, कौन सा वो तरीका है जिसके जरिए से ह्यूमन बॉडी के अंदर हवा एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इनहेलेशन को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। व्हेन वी इनहेल और ब्रीथ इन, इनका मतलब होता है अंदर दाखिल हो जाना। तो व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और ब्रीथ हवा को अंदर की तरफ अपनी बॉडी में अंदर की तरफ करते हैं, एयर रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज अ रिडक्शन ऑफ एयर प्रेशर इन थोरैसिक कैविटी। एयर फौरन से जो है वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। ताकि क्यों जाती है लंग्स में, इसलिए ताकि वो उस प्रेशर को, जो कि एयर प्रेशर जो कि कम हो गया है लंग्स में, उसको मुकम्मल कर सके। अब ये एयर प्रेशर क्यों कम हुआ है, इट अकर्स इन द फॉलोइंग वे। ये किस तरह से एयर अंदर जाती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एलिवेट द रिब्स। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये बाहर होते हैं, रिब्स के साथ होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल कहा गया है। ये लंग्स के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है ना, ये रिब्स के ऊपर मौजूद है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब है कि ये सुकड़ते हैं। एंड एलिवेट द रिब्स, और इनके सुकड़ने की वजह से जो रिब्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, यानी वो ज्यादा स्पेस ले लेती हैं। जैसे कि आपको इस वाली डायग्राम में नजर आ रहा है, रिब केज जो है ये बनाई हुई है, रिब केज बनाई हुई है, रिब केज फैल रही है। ठीक है, रिब केज जब फैलती हैं तो लंग्स भी जो है वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गए और उनकी वजह से रिब्स जो है वो एलिवेट हो गई हैं। द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नीचे यहाँ पर ये शो किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर ये जो बनाया गया है ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम्स के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, lowering the diaphragm and increasing the volume of the chest cavity. Lowering means डायाफ्राम के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब सुकड़ते हैं, तो ये नीचे की तरफ मूव करते हैं और जो चेस्ट कैविटी है उसको, उसका वॉल्यूम जो है वो उसको बढ़ा देते हैं। ये चेस्ट कैविटी है ये नीचे की तरफ हरकत करेंगे, मूव करेंगे, या आपके जो रिब्स हैं ये एलिवेट होके बाहर की तरफ मूव करेंगी, और ये जो चेस्ट कैविटी है पूरी की पूरी ये इंक्रीज हो जाएगी, फैल जाएगी, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इंक्रीज द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी कॉजेज द प्रेशर इन दिस कैविटी टू ड्रॉप बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चूंकि ये बड़ी हो गई है अब इसको ज्यादा एयर की जरूरत है, जिसकी वजह से यहाँ एयर प्रेशर कम हो गया है। जितना एयर इसके अंदर थी ये इसका साइज उससे ज्यादा बड़ा हो गया है। जब साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको ज्यादा एयर की, ज्यादा हवा की जरूरत है, तो यहाँ एयर प्रेशर कम हो गया। इस एयर प्रेशर को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, दोबारा से फिल आउट करने के लिए एयर रशेस थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज इनटू द लंग्स इक्वलाइजिंग द प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर हवा है हमारे नोज से जो बाहर है, वो एयर फौरन से रेस्पिरेटरी पैसेज में आ जाती है। रेस्पिरेटरी पैसेज क्या था हमारा, नोज, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया तक, वहां तक आ जाती है और फिर वहां से लंग्स में आती है ताकि लंग्स के प्रेशर को बराबर कर सके, इक्वलाइज कर सके, तो उसके अंदर जितनी जगह है उस सब को एयर से भर सके। तो ये एक इनहेलेशन का प्रोसेस है जिसमें आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें लंग्स बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, लंग्स कोई काम नहीं कर रहे, इनके बाहर जो ये रिब केज और ये जो डायाफ्राम है इनकी मूवमेंट जब होती है तो लंग्स के पास स्पेस खाली हो जाती है, जगह खाली हो जाती है और ज्यादा हवा चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे जो माहौल में हवा है वो हमारे पैसेज, एयर पैसेज के जरिए से, उस रास्ते के जरिए से जहां से हवा ने अंदर आना होता है, वहां से हवा अंदर आके इन लंग्स को, फेफड़ों को दोबारा से फिल आउट कर देती है। इस पूरे प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो है एक्सहेलेशन।
बिल्कुल एक्सहेलेशन इस इनहेलेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है, यानी इसका उलट है। जो काम यहाँ इनहेलेशन में हो रहे हैं उसके ऑपोजिट वर्क जो है वो सारा का सारा ऑपोजिट काम जो है वो एक्सहेलेशन में होगा। इट इज द एक्सपल्जन ऑफ एयर। एक्सपल्जन का मतलब होता है बाहर की तरफ धकेलना या एयर को बाहर निकालना। इट इज द एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ये लंग्स से हवा का बाहर निकालने का प्रोसेस। एक्सहेलेशन अकर्स इन द फॉलोइंग वे। एक्सहेलेशन किस तरह से प्रोसेस होता है इसका? मसल्स ऑफ द रिब्स एंड द डायाफ्राम रिलैक्स। वहां पर इंटरकोस्टल मसल्स या रिब्स के मसल्स और डायाफ्राम क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। और यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स या जो रिब्स के जो मसल्स हैं वो और जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो रहा है, allowing the thoracic cavity to return its original smaller size। ये रिब्स और मसल्स ऑफ रिब्स और डायाफ्राम जब रिलैक्स होते हैं तो ये थोरेसिस कैविटी को ये अलाउ करते हैं कि अब आप अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएं, यानी ओरिजिनल जो आपका साइज था अब आप उसमें वापस आ जाएं। एंड द इलास्टिक लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एज एयर इज एक्सपेल्ड। तो इलास्टिक लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, इलास्टिक लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एज द एयर इज एक्सपेल्ड, जैसे ही एयर वापस बाहर निकलती है। तो इस प्रोसेस को आप इस वाली डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये वाली डायग्राम अभी आपको एक्सप्लेन की, इस डायग्राम में इस डायग्राम के बिल्कुल ऑपोजिट मुखालिफ काम हो रहे हैं कि इसमें रिब केज जो है ये क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स का मतलब है वापस दोबारा से अपनी जगह पर आ रहा है। वहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो यहाँ पर जो है वो ये रिब केज क्या हो रहा है? दोबारा से वापस अपनी जगह पर आ रहा है। जब ये वापस अपनी जगह पर आएगा और ये डायाफ्राम जो रिलैक्स हुआ है ये भी वापस से दोबारा से अपनी जगह पे अप साइड पे चले जाएंगे। यहाँ डाउन हुए थे, ड्रॉप बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डाउन हो गया था डायाफ्राम। और तो यहाँ ये क्या होगा? डायाफ्राम वापस दोबारा से अपनी स्पेस पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये जो इनके दरमियान में जगह बहुत ज्यादा हो गई थी वो कम हो जाएगी। अपनी कम से मुराद अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगी। ओरिजिनल शक्ल में आने की वजह से जो एक्स्ट्रा एयर होगी जिसकी अब उसको लंग्स को जरूरत नहीं है वो एक्सपेल्ड आउट ट्रैकिया के रास्ते वापस जो है वो बाहर निकल जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को जो है एक्सहेलेशन कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का डिफरेंस। ये डायग्राम्स के थ्रू इसके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस प्रोसेस को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।